हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2021-22 के जो विषय विज्ञान है, विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 8वीं के लेके आए हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। ये भाग 2 है। भाग 2 में पार्ट 4 से लेके उसके बाद आपके जो पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलिए पार्ट 4 देखते हैं, धातु एवं अधातु। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आघात वर्धिता को समझाइए। तो आघात वर्धिता क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट या पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धिता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत के सुचालक एवं कुचालक पदार्थ छांटकर लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ जो सुचालक और कुचालक पदार्थ है उन्हें छांट के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत के सुचालक कौन से होते हैं? लोहे की कील, तांबे का तार और एल्यूमिनियम तार। और उसके कुचालक कौन से होंगे? विद्युत के कुचालक गंधक, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी का खिलौना। ये क्या हो गया? उसके कुचालक हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु को पीटकर धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित करना धातु का कौन सा गुण कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, तन्यता कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एवं पोटेशियम ऐसी दो धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, धातु एवं अधातु अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। आपने देखा है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित कर क्यों रखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। फिर से एक बार इसका उत्तर बताते हैं, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में अंतर लिखना, तो एक साइड धातु लिख दीजिए, एक साइड अधातु। तो देखिए धातु क्या होती है? धातु कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती। धातु चमकदार होती है और अधातु चमकदार नहीं होती। धातु में तन्यता के गुण पाए जाते हैं और अधातु भंगुर होती है। धातु अम्लों से क्रिया करती हैं और अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करती। ये धातु और अधातु में अंतर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कॉपर धातु को नमी में रखने पर उस पर हरी परत जम जाती है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। इसका समीकरण क्या होगा? 2Cu + H2O + CO2 + O2। ये अभिक्रिया करके बनाते हैं CuOH + CO3, यानी कि आप कॉपर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए, धातु और अधातु के दैनिक जीवन में उपयोगिता। धातुओं का उपयोग और अधातुओं का उपयोग। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, गहने आभूषण बनाने में किया जाता है, तार बिजली उपकरण बनाने में किया जाता है, वाहन जैसे रेल, बस, कार आदि बनाने में किया जाता है, चिकित्सा उपकरण बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? धातु का उपयोग। और अधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? श्वसन हेतु ऑक्सीजन गैस बनाने में, उर्वरक बनाने में, जल शुद्धिकरण में, एंटीबायोटिक बनाने में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने में किसका? अधातुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को समझाइए। लोहे में जंग लगना। लोहा ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके, लोहा जिसे हम आयरन भी कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसका समीकरण क्या होगा? 4Fe +
O2 प्लस 6H2O। यह अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। Fe ब्रैकेट में OH ट्वाइस। देखिए आयरन यानी लोहा ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके बनता है आयरन ऑक्साइड। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया जिंक धातु कॉपर धातु को स्थापित कर नया पदार्थ जिंक सल्फेट बना रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिंक धातु कॉपर धातु को विस्थापित कर नया पदार्थ जिंक सल्फेट बनाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ कॉपर CuSO4 की क्रिया Zn जिंक से करते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। अगला देखिए, धातु की जल से अभिक्रिया। सामान्यतः धातुएं जल के साथ धीमी अभिक्रिया करती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, किंतु केवल सोडियम धातु जल से तीव्र क्रिया कर आग पकड़ लेती है। सामान्यतः धातुएं क्या करती हैं, जल के साथ धीमी अभिक्रिया करती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, किंतु केवल सोडियम धातु जल से तीव्र क्रिया कर आग पकड़ लेती है। इस प्रकार आपका पार्ट 4 जो था यहाँ पे समाप्त हुआ, धातु अधातु। अब देखते हैं पार्ट 5, कोयला और पेट्रोलियम। देखिए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या दिया है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकृत कीजिए, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन्यजीव, कोयला। देखिए यहाँ पे उत्तर है इसका, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वन्यजीव, खनिज, कोयला आदि। अक्षर प्राकृतिक संसाधन। अब देखते हैं अक्षर प्राकृतिक संसाधन कौन से। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाओं से समाप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए हवा, पानी, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बनीकरण किसे कहते हैं। कार्बनीकरण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, तो इसका उत्तर देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, मौत को खराब यानी कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेपथलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त होती हैं या प्राप्त की जाती हैं। इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। नेपथलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। कोलतार के अन्य उपयोग, ये औषधि में, विस्फोटक में, सुगंध में और प्लास्टिक पेंट में किए जाते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, घरों और कारखानों में सीधा जलाया जाता है प्राकृतिक गैस को। वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सस्ता, सरल उपयोग, वह प्रदूषण रहित है। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोग। तो देखिए आप यहाँ पे 2 कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम क्रमांक का, एक कॉलम पेट्रोलियम संघटक का और एक उपयोग। नंबर 1, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल, दूसरा है पेट्रोल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मोटर, ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए किया जाता है। जेट वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर पैराफिन मोम, ये मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। और बिटुमेन ये पेंट और सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाइए। तो आप इसको इस चित्र के माध्यम से पेट्रोलियम और उसके भंडारों को बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। सबसे नीचे तेला सैफ चट्टान है, उसके ऊपर जल है, फिर तेल है, गैस है। तो इस प्रकार से इसको आप
गैस के चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र में पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। देखिए इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं। नंबर 1, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। नंबर 2, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। फिर नंबर 3, टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। इस प्रकार से आपका ये अध्याय 5 समाप्त हुआ। अब अध्याय 6 देखते हैं, दहन एवं ज्वाला। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं? नीचे दिए गए पदार्थों में से बाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। लकड़ी, कागज, लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच और कास्ट कोयला। ये कौन सा दाह्य है और कौन सा अदाह्य हमें बताना है। तो दाह्य यानी दहन के लिए, तो दहन है रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और दाह्य पदार्थ कौन से होंगे? कागज जो जल जाते हैं, लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला। और अदाह्य पदार्थ कौन से होंगे? जो जलते नहीं, लोहे की कील, पत्थर, कांच आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मीमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर देखिए, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। क्या है इसका उत्तर? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता? उत्तर देखिए, कागज का जलन ताप लकड़ी के अपेक्षा कम है, इसलिए वह जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर CNG का उपयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों है? तो इसका उत्तर देखिए, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का उत्पादन अलग मात्रा में करती है। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। CNG के उपयोग से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण कम होता है, इसलिए CNG का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। CNG का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वह दिल्ली में किया गया था, और ये CNG गैस ऐसी है कि इससे प्रदूषण नहीं होता, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, वायु प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इस गैस का उपयोग करना अनिवार्य है। आदर्श ईंधन किससे के लक्षण लिखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो उसके देखिए, आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अच्छा ईंधन है। अच्छा ईंधन वह है जो सहजता से उपलब्ध हो सक जाता है। दूसरा, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता से जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगला नंबर, यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी भी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण लिखिए। उत्तर देखिए, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों और भवनों और मैदा के लिए बहुत हानिकारक है। फिर से उत्तर देख लीजिए इसका, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मैदा के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग
पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? तो उत्तर देखिए, विद्युत उपकरण और पेट्रोल द्वारा ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। उत्तर देखिए इसका, हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत ही उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके लिए अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनों का उन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। आप मोमबत्ती का चित्र बना देंगे और उसके जो नाम है यहाँ बता देंगे, नाम क्या क्या है और उसके क्या कहा है। उसके बिना जली मोमबत्ती सबसे आंतरिक क्षेत्र काला है, आंशिक दहन वाला भाग मध्यम भाग पीला है, पूर्ण दहन वाला भाग नीला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। दहन के लिए वायु बहुत ही आवश्यक होती है, वायु के बिना दहन संभव नहीं है। जैसे यदि हम एक मोमबत्ती जलाएं, उस पर एक कांच का गिलास ढक दें तो कुछ समय तक जब तक गिलास के अंदर वायु है मोमबत्ती जलेगी। जैसे ही वायु समाप्त होगी, मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी या बुझ जाएगी। यदि चूल्हे में लकड़ियां अधिक मात्रा में लगा दी जाए तो वह जलेगा नहीं, क्योंकि वहां वायु प्रवेश नहीं कर पा रही है, जिससे सिद्ध होता है कि ज्वलन के लिए वायु आवश्यक है। इस प्रकार से आपका पार्ट 6 यहाँ पे समाप्त हुआ। पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 क्या है? कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, सजीव में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो उत्तर देखिए, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। जैसे हमें भवन बनाना है तो ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही सजीवों के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। तो उत्तर हो गया, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों मूलभूत संरचनात्मक इकाइयाँ। सजीव जगत के लिए जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा, कोशिका के मुख्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, रिक्तिकाएं, केंद्रक, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया आदि ये क्या है? कोशिका के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज है 170 mm गुणित 130 mm होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, एक कोशी जीव से आप क्या समझते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है एक कोशी जीव कहलाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है? कारण लिखिए। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आवृत करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। तो देखिए इसका अंतर क्या है? उत्तर, प्रोकैरियोटिक यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। और इसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका, प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिका जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाएं वाले जीव यूकैरियोट कहलाते हैं, परंतु जंतु, पादप, मनुष्य इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका
कोशिका के निम्न भागों के कार्य लिखिए। केंद्रक। केंद्रक क्या है? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है। यह गुणसूत्रों को अपने अंदर स्थित केंद्रिकाओं के अंदर रखता है जो गुणों को एक दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। दूसरा है क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवण होते हैं जिसके कारण पत्ती हरी दिखाई देती है और यही प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक है। अगला प्रश्न देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है हमें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक डिब्बे में एक साइड पादप कोशिका लिख दीजिए, एक साइड जंतु कोशिका लिख दीजिए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में केंद्रक एक और होता है, इसमें केंद्रक बीच में होता है। यानी पादप कोशिका में केंद्रक अलग होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है? बीच में होता है। पादप कोशिका में हरित लवण उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में हरित लवण अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका रिक्तिका आकार में बनी होती है और जंतु कोशिका रिक्तिका आकार में छोटी और संख्या में अधिक होती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 क्या दिया? पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बना के आप बता सकते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ है। ये देखिए हमने यहाँ पादप कोशिका, ये वाला पादप कोशिका हो गया, जंतु कोशिका हो गया। पादप कोशिका में कोशिका द्रव पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसका अंतर भी हो सकता है। पादप कोशिका में केंद्र एक साइड पाया जाता है और जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। हाँ, कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, किसमें? पादप कोशिका में। हरित लवण। तो इस प्रकार से आप चित्र बना के इसको बता सकते हैं। तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बना सकते हैं। उसमें बता सकते हैं कि इसका केंद्र की है, यहाँ पे कोशिका द्रव पाया जाता है, ये तंत्रिका अक्ष है और ये अंतिम सिरा है और ये जो है माइलिन शीट है, ये वाली। तो आप इस प्रकार से इसका आप चित्र बना के बता सकते हैं कि इसका तंत्रिका कोशिका का रेखाकित चित्र। और इसके कार्य, तो देखिए इसके कार्य क्या है? तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है। तंत्रिका कोशिका क्या करती है? संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न अध्याय, अब अगला अध्याय आ गया पाठ जो 11 है, बल और दाब। देखिए इसके उत्तर, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो उत्तर देखिए, काटने और तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए, वह सूत्र विज्ञान लिखिए। क्या कहा है? किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए, वह सूत्र विज्ञान लिखिए। तो दाब की परिभाषा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र हो गया बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, बल लगाने पर किस वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बल लगाने पर वस्तु में क्या क्या परिवर्तन, किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं बताइए। बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। विराम से गति अवस्था में चले जाते हैं। नंबर 2, चाल में परिवर्तन होता है। नंबर 3, दिशा में परिवर्तन होता है। नंबर 4, आकृति में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, जब किसी गुब्बारे को फैलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? उत्तर देखिए, जैसे जिस बर्तन या पात्र में रखी जाती है, गैसें जिस बर्तन या पात्र में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। यदि हम गुब्बारे के मुंह को बंद नहीं करेंगे तो गुब्बारे में हवा रुकेगी नहीं और गुब्बारा फूलेगा नहीं। इस कारण गुब्बारे के मुंह को बंद करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे स्थिति विवरण दिया हुआ है। मेज पर रखी वस्तु की गतिशील बनाना, धक्का देना, ये क्या हो गया? अपकर्षण। दरवाजे को खोलना या बंद करना, ये भी क्या होगा? इसका कार्य क्या? धक्का देना है और ये भी क्या होगा? अपकर्षण। कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, तो ये खींचना हो गया और ये क्या हो गया? अभिकर्षण। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी टिक देना, टिक मारना, ठोकर मारना कहलाएगा, ये अपकर्षण होगा। और किसी मेज की दराज को खोलना, ये क्या कहलाता है? खींचना कहलाता है, जिससे अभिकर्षण होता है। अगला प्रश्न
द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्रिया का आप दो समझाइए। एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए समान ऊंचाई तक। अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव्य की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे पेड़ों के हिलते पत्ते, ये किसका उसका उदाहरण क्या हो गया? पेड़ों के हिलते पत्ते। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? प्रश्न है, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? उत्तर देखिए। कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण द्वारा समझाइए। असंपर्क बल ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण के लिए चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े। फिर स्थिर वैद्युत बल क्या है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण, सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों का उस पर चिपकना। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए पेड़ से फल का धरती पर गिरना। प्रश्न नंबर 10 देखिए। नंबर 1 इसमें दिया द्रव द्वारा लगाया गया दाब। उत्तर देखिए। द्रव द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी भी पारदर्शी कांच नली के अंतिम सिरे पर रबड़ तानकर खींच बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है? चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। पेशी बल क्या है? पेशी बल किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने आपको यहाँ पे जो अध्याय विज्ञान का अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 8 और अध्याय 11, ये ऐसे 5 अध्याय आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ बताए। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।